वसुंधरा के इस कांड ने रागिनी के मन में एक दूसरा सवाल पैदा कर दिया था। कुछ देर तक ध्यान से सोचने के बाद उसने आरव की ओर अपनी भौहें टेढ़ी करके देखा और कहा, ये योगिता की प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी डॉक्टर अस्थाना ने ही बनाई थी ना? हाँ, क्यों? आरव ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन फिर अगले ही पल उसे रागिनी की बात का सही मतलब समझ में आ गया। ओह, आरव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अस्थाना को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आरव ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। रागिनी भी असमंजस भरी नजरों से आरव को यहाँ से जाते हुए देखती रह गई। वो समझ गई थी कि आरव इतने गुस्से में अब कहाँ जा रहा है। न जाने क्यों रागिनी का दिल बार बार यही कह रहा था कि योगिता के पेट में पल रहा बच्चा आरव का नहीं है, लेकिन फिर रागिनी की आंखों के सामने वो दिन घूमे जा रहा था जब आरव योगिता के बेडरूम में से निकला था। उस रात की सच्चाई रागिनी की इस दिल की आवाज को दबाकर रख दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रागिनी भी यही चाहती थी कि काश योगिता की बात झूठ निकले और फिर हो सकता है कि उसे और आरव को एक साथ रहने का मौका मिले। ऑफिस से निकलकर आरव सीधे डॉक्टर अस्थाना के हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन हॉस्पिटल सील हो चुका था। आरव डॉक्टर अस्थाना को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचा तो पता चला बेइज्जती के डर से वो ये शहर छोड़कर जा चुका था और वो आरव का कॉल भी नहीं उठा रहा था। आरव फुल स्पीड में गाड़ी घुमाते हुए बोला, अब तो सच पता लगाने का एक ही तरीका बचा है, ये सच सबके सामने आकर रहेगा। आरव ने कार ऑफिस की तरफ घुमा ली। इधर ऑफिस में आरव के जाने के बाद रागिनी भी अपने कैबिन में चली गई। वो चुपचाप अपने काम में लग गई। दिन भर वो अपने कैबिन में बैठी रही और जो भी काम उसे मिलता गया उसे बड़ी शिद्दत से पूरा करने में लगी रही। इस दौरान मोनिका की नजरें लगातार रागिनी पर ही टिकी हुई थी। वो न जाने क्यों बीच बीच में उठकर रागिनी के कैबिन के आसपास चक्कर लगाए जा रही थी। मोनिका को अब तक लग रहा था कि आरव और रागिनी का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन जब उसने रागिनी को आरव के साथ देखा तब तो उसका खून ही खौल उठा। अभी फिर से मोनिका रागिनी पर नजर रखने के लिए उसके कैबिन के बाहर से निकल रही थी, लेकिन रागिनी इस वक्त अपने कैबिन में नहीं थी। मोनिका मुट्ठी बांधते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरी आरव से शादी नहीं हो पाई रागिनी, और वो मेरे हाथ से निकल गया। आज भी कुछ तो है तुम दोनों के बीच, नहीं तो आरव तुम जैसी गवार को इस ऑफिस में जॉब कभी नहीं देता। मोनिका चौंक कर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रागिनी कहाँ जा सकती है। अभी तो आरव भी कैबिन में नहीं है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने रागिनी को ऑफिस के बाथरूम की तरफ जाते हुए देख लिया। रागिनी को उधर जाते देखकर ही मोनिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन खुद से बोल उठी, इसको रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है रागिनी। पहले तो तुम बच गई, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सबकी नजरों से बचते हुए मोनिका धीरे धीरे रागिनी के पीछे जाने लगी और वो बाथरूम के बाहर ही रागिनी के वापस लौटने का वेट करने लगी। मोनिका के वहां होने से बेखबर रागिनी बाथरूम से बाहर निकलकर बेसिन के सामने खड़ी हुई ही थी कि उसके साइड में बने कमरे का दरवाजा खुल गया। रागिनी उस ओर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहां पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और वहां पर लाइट भी नहीं जल रही थी। रागिनी अभी ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि आखिर कमरे का दरवाजा किसने खोला है। तभी किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का मार दिया। रागिनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे उस कमरे के भीतर जाकर फर्श पर गिर पड़ी। अभी वो खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रागिनी घबराकर दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। खोलो, दरवाजा खोलो, कौन है वहाँ? प्लीज दरवाजा खोलो।
से चीखते हुए दरवाजे पर नॉक करने लगी, लेकिन शायद इस कमरे से उसकी आवाज बाहर ही नहीं जा पा रही थी। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। इस रूम के ठीक सामने मोनिका खड़ी थी और वो अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। चिल्लाओ और चिल्लाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आने वाली है रागिनी। अब कल सुबह तक तो तुम्हें यही सड़ना पड़ेगा। अब तो ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया है। मोनिका कुछ देर तक वहां रुकी और फिर इधर उधर देखते हुए वो वहां से बाहर निकल गई। रागिनी अपना फोन अपने कैबिन में ही छोड़कर आई थी। ऐसे में उसके पास ये रास्ता भी नहीं था कि वो किसी को कॉल करके मदद मांग सके। ऊपर से अब ऑफिस बंद होने का समय हो चुका था और अब यहाँ इस तरफ कोई आने वाला भी नहीं था। रागिनी को तो ये भी पता नहीं चल सका था कि आखिर किसने और क्यों उसे इस अंधेरे कमरे में ढकेलकर बंद कर दिया था। जहां रागिनी ऑफिस के एक कमरे में कैद थी, वहीं आज बड़े दिनों के बाद आरव घर पर सब लोगों के साथ डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। टेबल पर उसके ठीक बगल में सारा बैठी थी और सामने योगिता बैठी हुई थी। योगिता के ठीक बगल में वसुंधरा और फिर उसके बगल में विकी भी बैठा हुआ था। विकी चुपचाप अपना सिर नीचे करके खाने में लगा था। आरव से नजरें मिलाने की अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। भैया, अनन्या दी अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। आज मैंने डॉक्टर से दी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं भी डॉक्टर से मिलकर आया। उन्होंने बताया कि अनन्या को जल्दी होश आ जाएगा, शायद 1 हफ्ता या 10 दिन में। आरव ने भी सारा की बातों से सहमति जताते हुए कहा और फिर स्पून से खाने का एक बाइट उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस दौरान उसकी नजरें वसुंधरा और विकी पर ही टिकी हुई थी। उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक से योगिता ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। आरव ने मौका देखकर झट से योगिता के सामने पानी का ग्लास सरका दिया। ये लो, पानी पी लो। आरव का ये बिहेवियर हर किसी को अचंभित करने वाला था। योगिता को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आरव कभी उसकी इतनी केयर कर सकता है। उसने आरव के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पीना शुरू कर दिया। आरव फिर से खाने में जुट गया। अभी योगिता और वसुंधरा इस खुशी की लहर से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी आरव ने योगिता की ओर देखते हुए वहां खड़े एक सर्वेंट को इशारा करते हुए कहा, तुम योगिता का सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। आज से वो मेरे रूम में रहेगी। अब तो योगिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वसुंधरा का दिल भी खिल उठा। इस वक्त टेबल पर बैठे सब लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। बस सारा को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से भैया को क्या हो गया है। वो आखिर कब से और क्यों योगिता की केयर करने लगे। हाँ, वही तो मैं भी कह रही थी, तुम दोनों आखिर हो तो पति पत्नी, कब तक एक दूसरे से दूर रहोगे। और अब तुम्हारी शादी में टाइम ही कितना बचा है। एक बार आरव रागिनी को तलाक देकर उससे छुटकारा पाले, फिर तो तुम दोनों की खूब धूमधाम से शादी होगी। क्यों आरव, सही कह रही हूँ ना मैं बेटा? वसुंधरा ने भी आरव की बातों से हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलना शुरू कर दिया। सारा हैरत भरी निगाहों से अपनी माँ की ओर देखने लगी। हाँ, बिल्कुल सही। आप गलत कहाँ कहती हैं? आरव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो बेटा, तुम रागिनी को तलाक कब दे रहे हो? फिर उसी हिसाब से हम तुम्हारी और योगिता की शादी की डेट फिक्स करेंगे। क्यों योगिता? जी बस, बहुत जल्दी मैं उसको तलाक देने वाला हूँ। फिर तो ठीक है। वसुंधरा खुश हो गई। योगिता के मन में भी आरव से शादी करने की खुशी के लड्डू फूटने लगे, जबकि आरव थोड़ी अजीब सी नजरों से उन दोनों को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। आरव अभी डिनर करके उठा था कि उसे ख्याल आया कि आज जब वो ऑफिस लौटकर दोबारा गया तब उसे रागिनी कहीं दिखाई नहीं दी थी। और फिर शाम को ऑफिस से निकलते वक्त भी आरव को रागिनी कहीं नजर नहीं आई थी। ऐसे में आरव ने उसका हाल जानने के लिए रागिनी के नंबर पर कॉल कर दिया। रागिनी का फोन अभी भी उसके कैबिन में ही पड़ा हुआ बजे जा रहा था।
लेकिन कमरे में बंद रागिनी के पास फोन तक पहुंचने का कोई चारा नहीं था। उधर आरव बार बार रागिनी के नंबर पर कॉल किए जा रहा था। कई बार रागिनी को कॉल करने के बाद भी जब आरव को कोई जवाब नहीं मिला तो फिर वो घबराकर तुरंत ही रागिनी के घर जाने के लिए निकल पड़ा। आरव जब रागिनी के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर लॉक लगा हुआ था। आरव की घबराहट और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो भागते हुए अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचा और उसने गार्ड से रागिनी के बारे में सवाल किया, लेकिन गार्ड ने आरव को बताया कि रागिनी आज ऑफिस से वापस लौटी ही नहीं थी। अब तो आरव के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रागिनी गई तो गई कहाँ। वो कॉल भी नहीं पिक कर रही थी। इस वजह से आरव की चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी थी। कहीं रागिनी किसी मुसीबत में तो नहीं है। आरव को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और रागिनी को कहाँ ढूंढे। क्या आरव लगा पाएगा पता रागिनी का? योगिता, आरव और रागिनी के इस तिकोने रिश्ते का क्या होगा अंजाम?